नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। लखनऊ में मुस्लिम समाज के लोगों ने तुर्की के खिलाफ प्रदर्शन किया है और आतंकियों का साथ देने वाले तुर्की के बाइकॉट का ऐलान किया। लखनऊ के छोटे इमामबाड़े के बाहर दर्जनों लोगों की मौजूदगी में शिया धर्म गुरुओं ने यह ऐलान किया और हाथ में भारत का झंडा और सड़कों पर तुर्की का झंडा चिपकाकर हाथ में कुरान लेकर इन लोगों ने तुर्की के बाइकॉट का ऐलान किया। आपको बता दें, आतंकवाद के खिलाफ भारत के ऑपरेशन सिंदूर में तुर्की ने पाकिस्तान का साथ दिया था और उसको लेकर देश भर के लोगों, खास तौर से मुस्लिम समाज के लोगों में काफी गुस्सा है। दिल्ली के जेएनयू ने राष्ट्रीय सुरक्षा संबंधी चिंताओं के चलते तुर्की के इनोनू यूनिवर्सिटी के साथ अपने एकेडमिक समझौते को रद्द कर दिया है। यह कदम तब उठाया गया जब तुर्की के भारत पाकिस्तान संघर्ष से जुड़ने की खबरें सामने आईं और तुर्की ने भारत के बजाय पाकिस्तान को अपना समर्थन दिया। जेएनयू की ओर से बयान में कहा गया कि वो ऐसे वक्त में राष्ट्र के साथ खड़े हैं। JNU teaches Turkish as a language in the School of Languages, Literature and Culture. And we have an Indian professor who does it. And because of that, the administration thought that we should not have any relations with a country that supports terror and that stabs India on the back. And how can you have a relationship with somebody who's undermining India's national security? And as a citizen and as an academic, it is undermining my human security. पाकिस्तान का समर्थन करने की वजह से देश में तुर्की का विरोध तेज हो गया है। गाजियाबाद के साहिबाबाद मंडी में व्यापारियों ने तुर्की से आने वाले सेबों का बहिष्कार किया और व्यापारियों ने इसे सिर्फ व्यापारिक नहीं बल्कि देशभक्ति से जुड़ा कदम बताया। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा जो भी देश पाकिस्तान का समर्थन करेगा हम वहां से आयात और निर्यात दोनों बंद करेंगे। तरह का आतंकी हमला हुआ और भारत ने दोबारा पाकिस्तान पर स्ट्राइक किया। उसके बाद से इस स्ट्राइक के दौरान युद्ध जैसे माहौल भी हुए। तुर्की इसमें खुलकर आया और पाकिस्तान का समर्थन किया। तुर्की वही देश है, जब वहां भूकंप आया था तो भारत ने उसकी पुरजोर कोशिश ये की थी कि उसकी पूरी सहायता की जाए और सहायता की भी गई थी, लेकिन बावजूद उसके जिस तरीके से उसने इसका पाकिस्तान का समर्थन किया, उसके बाद जहां पूरे देश में रोष है, वही दूसरी ओर जो फल विक्रेता है उनमें भी खासा रोष देखने को मिल रहा है। फिलहाल मैं खड़ा हूं गाजियाबाद की नवीन साहिबाबाद सब्जी मंडी में और फल व्यापारी मेरे साथ में है और उनके हाथ में आप देख सकते हैं सेब है। जानना चाहूंगा किस तरह का बाइकॉट? बाइकॉट तुर्की, एप्पल और फ्रूट के मामले में हमारा तकरीबन 1000 से 1200 करोड़ का तुर्की से व्यापार है और हमने उसका पुरजोर विरोध किया है कि हम कोई भी फ्रूट तुर्की से नहीं मंगाएंगे। ओनली हिमाचल एंड कश्मीर, बस। मेक इन इंडिया एंड गवर्नमेंट शुड सपोर्ट हिमाचल एंड कश्मीर फार्मर्स, क्योंकि हम लोगों के जो हिमाचल के फार्मर्स है खास तौर से वो इतने प्रोग्रेसिव है। अगर गवर्नमेंट का थोड़ा भी सपोर्ट उनको अच्छे से मिल गया तो मैं गारंटी करता हूं कि वो यहीं पे एक तुर्की पैदा कर देंगे। सेब के मामले में यहीं पे एक तुर्की पैदा कर देंगे। आपसे जानना चाहूंगा, आप भी फल व्यापारी हैं तो आपसे भी जानना चाहूंगा, आप भी बाइकआउट कर रहे हैं? बाइकआउट सेब नहीं अपने पास नाम। और कुछ आपसे जानना चाहूंगा, आप भी फल व्यापारी हैं, किस तरह का बाइकआउट कर रहे हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं उस पर आमदनी पर तो नहीं पड़ेगा? नहीं, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। इंडिया में बहुत रोजगार है, यही कर लेंगे हम सबका। यहीं से कर लेंगे जी। हिमाचल और कश्मीर सेब? जी, हिमाचल और कश्मीर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज कैबिनेट की बैठक ली जिसमें 10 प्रस्तावों पर मुहर लगी। साथ ही ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर सेना को बधाई भी दी गई। और आपको बता दें, योगी कैबिनेट ने सीड पार्क को मंजूरी दी है जिससे हजारों लोगों को रोजगार मिलेगा और उसके अलावा दुग्ध नीति में संशोधन कर प्रस्ताव भी पास किया गया। गांव के इलाकों में बारात घरों के प्रस्ताव पर मुहर। ग्रामीण विधानसभा क्षेत्रों में बारात घर का प्रस्ताव हुआ है। 10 प्रस्ताव पास हुए और उसके अतिरिक्त एक ऑपरेशन सिंदूर पर एक विशेष रूप से एक प्रस्ताव पास किया गया। ऑपरेशन सिंदूर, उसके सफल क्रियान्वयन के लिए भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा ऑपरेशन सिंदूर के सफल क्रियान्वयन के ने राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रति भारत की दृढ़ प्रतिबद्धता और आतंकवाद के खिलाफ अडिग रुख को प्रदर्शित किया है। मंत्रिपरिषद भारतीय सेना के अद्वितीय शौर्य, साहस और प्रतिबद्धता को नमन करते हुए उनका हृदय से अभिनंदन करती है। राष्ट्र की रक्षा में समर्पित हमारे वीर सैनिकों पर पूरे उत्तर प्रदेश को गर्व है। ऑपरेशन सिंदूर के सफल क्रियान्वयन हेतु मंत्रिपरिषद राष्ट्र को यशस्वी नेतृत्व प्रदान करने वाले माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति हार्दिक आभार व्यक्त करती है।
उत्तर प्रदेश दुग्धशाला विकास एवं दुग्ध उत्पाद प्रोत्साहन नीति 2022 में संशोधन लाए हैं। इसमें प्रदेश में निवेश को प्रोत्साहन मिलेगा और छोटे निवेशक भी आएंगे। $1 ट्रिलियन इकोनॉमी में इसमें वृद्धि होगी। अभी तक खाद्य प्रसंस्करण में 35% का अनुदान था, छूट थी 5 करोड़ तक। हमारे यहाँ 10% का अधिकतम अनुदान था, 5% हम ब्याज लेते थे, उसमें अनुदान देते थे। अब इसको बढ़ाकर खत्म करके 35% ही कर दिया है। 5 करोड़ का अनुदान पहले देते थे, ब्याज उपादान वगैरह, अब इसको हम 5 करोड़ ही देंगे। तो नवीन दुग्ध प्रसंस्करण इकाई स्थापना में ये सब बदलकर 10% की जगह पूरा पूंजीगत अनुदान 35% करते हुए 5 करोड़ तक की सुविधा देंगे। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह श्रीनगर के बादामी बाग छावनी पहुंचे और बहादुर जवानों की शहादत को नमन किया और सैनिकों के साहस को नमन किया। इस दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जवानों को संबोधित भी किया और कहा कि पहलगाम के बाद लोगों में गुस्सा था। ऑपरेशन सिंदूर के बाद सेना की कार्रवाई को पाकिस्तान कभी नहीं भूल सकता। आतंकवाद के खिलाफ भारत की कठोर प्रतिज्ञा है। उस ऊर्जा को महसूस करने आया हूं जिसने दुश्मनों को नष्ट नाबूद कर दिया है। आपने जिस तरीके से सीमा के उस पार पाकिस्तान की चौकियों और बंकरों को आपने ध्वस्त किया, दुश्मन मैं समझता हूं उसे कभी भूल नहीं सकता। आपने देखा होगा कि आमतौर पर लोग जोश में होश खो देते हैं, लेकिन आपने जोश भी रखा, होश भी रखा और सूझबूझ के साथ दुश्मनों के ठिकानों को आपने बर्बाद किया है। एमपी के मंत्री विजय शाह को सुप्रीम कोर्ट से फटकार। विजय शाह को अंतरिम राहत देने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार। कर्नल सफिया पर दिए गए बयान पर लगाई फटकार। जबलपुर हाईकोर्ट के आदेश पर मंत्री पर एफआईआर दर्ज हुई है और हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट भी पहुंचे विजय शाह, जहां पर उनकी याचिका पर अब कल सुनवाई होगी। मध्य प्रदेश के मंत्री के खिलाफ हाईकोर्ट की सख्ती के मामले में मायावती ने भी एक्स के जरिए अपनी बात रखी है और उन्होंने ट्वीट किया है और लिखा है, हाईकोर्ट की सख्ती के बाद केस दर्ज हुआ, मगर बीजेपी की ओर से एक्शन का इंतजार है। आपको बता दें, मंत्री एमपी के विजय शाह को सुप्रीम कोर्ट से फटकार लगी है। यह मायावती ने लिखा है। विजय शाह को अंतरिम राहत देने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार किया है। दरअसल कर्नल सफिया पर दिए गए बयान पर एससी ने फटकार लगाई है। विकासनगर में सेना के सम्मान में आज तिरंगा यात्रा निकाली गई। इस यात्रा में विकासनगर विधायक मुन्ना सिंह चौहान समेत बड़ी संख्या में स्कूली बच्चे और क्षेत्र के लोग शामिल हुए। तिरंगा यात्रा के दौरान हर हाथ में तिरंगा और देशभक्ति के नारे गूंजते रहे। इस मौके पर विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने कहा कि आतंकी हमले का हमारी सेना ने मुंहतोड़ जवाब दिया और एक बार फिर देश का मान बढ़ाया। सेना के सम्मान में तिरंगा यात्रा निकाली गई। नेपाल बॉर्डर पर योगी का एक्शन। 7 जिलों में 225 अवैध मदरसों पर यह एक्शन हुआ है और आपको बता दें 7 जिलों में 30 अवैध मस्जिदों पर कार्रवाई की गई है। 7 जिलों में 25 अवैध मज़ारों पर कार्रवाई हुई है। 6 अवैध ईदगाह पर एक्शन हुआ है। तो आपको बता दें किस तरीके से बुलडोजर एक्शन चल रहा है। अवैध इमारतों को गिराया जा रहा है और किस जिले में कितनी इमारतों को गिराया गया वो भी हम आपको बता रहे हैं। नेपाल बॉर्डर से जो सटे जिले हैं वहां पर ये बुलडोजर एक्शन हुआ है। तो 29 अवैध मदरसों पर एक्शन लिया गया है। 9 अवैध मस्जिदों पर कार्रवाई हुई है। 7 अवैध मज़ारों पर कार्रवाई हुई है और 1 अवैध ईदगाह पर भी कार्रवाई की गई है। और सिद्धार्थनगर की बात करें तो 35 अवैध मदरसों पर एक्शन हुआ है। 9 अवैध मस्जिदों पर कार्रवाई हुई है। साथ ही बलरामपुर की अगर बात की जाए तो 30 अवैध मदरसों पर कार्रवाई हुई है। 10 अवैध मज़ारों पर कार्रवाई हुई है और 1 अवैध ईदगाह पर भी कार्रवाई की गई है। श्रावस्ती में 110 अवैध मदरसों पर यह एक्शन हुआ है। 1 अवैध मस्जिद, 5 अवैध मज़ार और 2 अवैध ईदगाह पर कार्रवाई हुई। बहराइच की बात करें तो 13 अवैध मदरसों पर एक्शन, 8 अवैध मस्जिद पर एक्शन, 2 अवैध मज़ार पर एक्शन हुआ।
लखीमपुर खीरी में भी 8 अवैध मदरसे, 2 अवैध मस्जिद, 1 अवैध मजार पर एक्शन। पीलीभीत में एक मस्जिद जो कि अवैध निर्माण करके बनाई गई थी, उस पर एक्शन हुआ। और फतेहपुर में सरकारी जमीन पर बने अवैध मदरसे पर फिर बुलडोजर गरजा। हथगांव थाना क्षेत्र के हजरत मोहानी मुस्लिम विद्यालय पर बुलडोजर की कार्रवाई की गई। मदरसे का बचा हुआ हिस्सा भी जमींदोज किया गया। करीब 24 साल से तालाब की जमीन पर मदरसे का कुछ हिस्सा बना था। खागा एसडीएम के आदेश पर ही कार्रवाई हुई। प्रशासन बुलडोजर एक्शन के दौरान हुआ खर्च भी मदरसा संचालक से ही वसूलेगा। निलंबित आईएएस अभिषेक प्रकाश की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। विजिलेंस निलंबित आईएएस अभिषेक प्रकाश की संपत्तियों को अब तलाशने में जुटा है। एलडीए से अभिषेक और उनके परिवार के नाम पर ली गई संपत्तियों का ब्यौरा मांगा गया। एलडीए को 7 दिनों में संपत्तियों का ब्यौरा देने को कहा गया। और आपको बता दें कि अभिषेक प्रकाश के करीबी निकांत जैन को लखनऊ पुलिस ने अरेस्ट किया है और निकांत पर ठेका देने के एवज में घूस लेने का आरोप है। आईएएस अभिषेक प्रकाश की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। अभिषेक प्रकाश के खिलाफ चल रही विजिलेंस जांच ने रफ्तार पकड़ ली है। विजिलेंस ने अभिषेक प्रकाश और उनके परिवार से जुड़े हुए लोगों की संपत्तियों की जानकारी जुटाना शुरू कर दिया है। इसी क्रम में विजिलेंस ने लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी, बरेली, पीलीभीत, लखीमपुर जिलों के डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ और रजिस्ट्री ऑफिसेस को पत्र लिखकर अभिषेक प्रकाश और उनके परिवार के लोगों की संपत्तियों के जानकारी तलब कर ली है। लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी को विजिलेंस की ओर से एक पत्र भेजा गया है और 7 दिनों के अंदर अभिषेक प्रकाश और उनके परिवार से जुड़े लोगों की संपत्तियों का ब्यौरा तलब किया गया है। एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मिलावटखोरों पर सीएम योगी के एक्शन वाले बयान पर पलटवार किया। सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि बीजेपी वाले मिलावटखोरों को दर्शाने के लिए पोस्टर नहीं, आईना लगाएं। जब बीजेपी वाले आईना लगाएंगे तो मिलावटखोर उनको सामने ही दिख जाएंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री दुष्यंत गौतम ने मिलावटखोरों पर एक्शन को लेकर अखिलेश यादव के बयान पर पलटवार किया। दुष्यंत गौतम ने क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। देखिए, अखिलेश जी जो बातें करते हैं उसे साफ साफ जाहिर होता है कि वो अनैतिक कामों के साथ में जुड़े हुए हैं या उनको आगे बढ़ाने का काम करते हैं। आखिर क्या कारण है कि मिलावटखोरों के साथ में वो खड़े हो रहे हैं? मिलावट करना एक जनमानस की मृत्यु करने के बराबर है, हत्या करने के बराबर है। और आज विरोध करते करते ऐसे लोगों का भी वो पक्ष में खड़े हो रहे हैं, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। राजनीति का स्तर बना के रखना चाहिए, इतना नीचे नहीं गिरना चाहिए। मिलावटखोरों पर योगी सरकार के एक्शन पर बोले बलिया से एसपी सांसद सनातन पांडे ने इस पर सवाल खड़े किए हैं। 17 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी, जिसके सीएम योगी आदित्यनाथ जी हुए थे और आज भी है। आज 7 सालों से मिलावट करा रहे हैं और आज उनको मिलावट की याद आ रही है। मिलावटखोरों पे कार्रवाई सख्त होनी चाहिए कि नहीं? 7 वर्ष तक ये क्या कर रहे थे? क्या 7 वर्ष से पहले भारत के संविधान में लिखा था कि मिलावटखोरों को छूट दे दी जाए? 7 वर्ष बाद इनकी नींद खुल रही है। क्या ये मिलावटखोरी जो है यूपी में बड़ी समस्या है कि नहीं? मिलावट की खोरी जो है यह भारत के हर नागरिक के लिए जो बाजार पर डिपेंड है वो हर व्यक्ति की समस्या है और इस समस्या का समाधान बहुत पहले ही हो जाना चाहिए था। खाद्य पदार्थों में मिलावट करने और नकली दवा बनाने वालों पर अब बड़ा एक्शन होगा। सीएम योगी ने खाद्य सुरक्षा और औषधि प्रशासन विभाग की एक बैठक की और मिलावटखोरों की तस्वीरों को चौराहों पर लगाने का आदेश दिया। सीएम योगी ने कहा कि मिलावटखोरी सिर्फ अपराध नहीं, सामाजिक कलंक है। यूपी में मिलावटखोरों के खिलाफ योगी सरकार ने बड़ा एक्शन लिया है। सीएम योगी ने अधिकारियों के साथ बैठक में खाद्य पदार्थों में मिलावट और नकली दवाओं के कारोबार को सामाजिक अपराध करार दिया है। उन्होंने कहा कि ये लोगों से जुड़ा गंभीर विषय है, इससे समझौता अक्षम्य होगा।
सीएम योगी ने अधिकारियों को आदेश दिया है कि मिलावटखोरों पर सख्त और निर्णायक एक्शन लिया जाए। मिलावटखोरों की पहचान उजागर हो, उनकी तस्वीरें प्रमुख चौराहों पर लगाई जाए। दुग्ध उत्पादों की विशेष रूप से जांच हो, जांच के लिए डेडिकेटेड टीम बने। यानी कि जो ऐसे लोग हैं जो मिलावटखोरी करते हैं, चाहे वो खाद्य पदार्थ हो या नकली दवाएं बनाते हों, ऐसे लोगों पर कार्रवाई कर उनकी फोटो को सार्वजनिक स्थलों पर लगाया जाएगा। और सीधे तौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एफएसडी विभाग की जो बैठक की है उसमें कहा है कि मिलावटखोरी की रोकथाम के लिए टीमें गठित कर छापे मारे जाएं और एक बृहद स्तर पर अभियान चलाया जाए जिससे मिलावटखोरी को रोका जा सके। नकली दवाओं के कारोबार पर प्रभावी नियंत्रण के लिए मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि पुलिस के साथ विभागीय समन्वय को और बेहतर बनाया जाए ताकि बेहतर कार्रवाई की जा सके। इसके अलावा आम लोगों की इसमें भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए विभाग ने टोल फ्री नंबर और फूड सेफ्टी कनेक्ट ऐप भी लॉन्च किया है, जिस पर लोग मिलावटखोरों की जानकारी दे सकते हैं। सीएम योगी ने कहा कि किसी भी शिकायत का निस्तारण तभी माना जाएगा जब शिकायतकर्ता संतुष्ट होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी खबर है। हाईकोर्ट ने मुस्लिम पुरुषों के एक से अधिक शादी करने पर टिप्पणी की है और कोर्ट ने अपनी टिप्पणी में कहा कि मुस्लिम पुरुष अगर दूसरी शादी तभी करें जब सभी पत्नियों के साथ समान व्यवहार कर पाएं। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुरादाबाद से जुड़े एक मामले में सुनवाई करते हुए अपने फैसले में कहा कि इस्लाम में मुस्लिम पुरुष को दूसरी शादी करने का तब तक कोई अधिकार नहीं है जब तक कि वो सभी पत्नियों के साथ समान व्यवहार निभाने की क्षमता न रखता हो। हाईकोर्ट ने समान नागरिक संहिता की वकालत करते हुए अपनी टिप्पणी में कहा कि इस्लाम में कुरान ने उचित कारण से बहुविवाह की अनुमति दी है, लेकिन पुरुष स्वार्थी उद्देश्यों के लिए इसका दुरुपयोग करते हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट की मुस्लिम पुरुषों के एक से अधिक शादी करने पर की गई अहम टिप्पणी का मुफ्ती मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने स्वागत किया और कहा कि हाईकोर्ट ने शरीयत की मंशा के मुताबिक टिप्पणी की। शरीयत में महिलाओं के साथ इंसानियत और अच्छे सलूक से पेश आने की बात कही गई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जो फैसला दिया है वो बिल्कुल सही और दुरुस्त है। उन्होंने कुरान और हदीस यानी शरीयत की मंशा के मुताबिक फ़ैसला दिया है। पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपनी बीवियों के साथ, महिलाओं के साथ हुस्न सुलूक के साथ पेश आओ। रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर मुकेश अंबानी ने बुधवार को दोहा में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की और मुकेश अंबानी ने कतर के अमीर शेख तामिन बिन हमद अल थानी से भी मुलाकात की। मुकेश अंबानी की अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप से ये मुलाकात लुसैल पैलेस में ट्रंप के सम्मान में रखे गए खास स्टेट डिनर में हुई। ये एक औपचारिक मुलाकात थी। पाकिस्तान हर दिन भारत के विभिन्न संस्थानों पर साइबर अटैक करने की कोशिश कर रहा है। उत्तराखंड भी अब इस टारगेट लिस्ट में शामिल है। क्या है मामला, आपको दिखाते हैं। भारत पाकिस्तान के बीच सीमा पर भले ही गोलीबारी थम गई हो, लेकिन अब जंग साइबर स्पेस में लड़ी जा रही है। पाकिस्तान की ओर से भारत के महत्वपूर्ण संस्थानों को टारगेट किया जा रहा है। उत्तराखंड के भी कई संस्थानों के सर्वर पर साइबर अटैक की कोशिशें तेज हो गई हैं। सूत्रों की माने तो ITDA में मौजूद UCC पोर्टल, राज्य कोषागार यानी ट्रेजरी और अस्पतालों के सर्वर तक को निशाना बनाया जा रहा है। वहीं साइबर एक्सपर्ट का कहना है कि भारत के पास मॉडर्न टेक्नोलॉजी है जो ऐसे हमलों को नाकाम कर रही है। पाकिस्तान के पास तो इतनी टेक्नोलॉजी होनी नहीं चाहिए। एक इकोनॉमिकली बहुत बैकवर्ड कंट्री है, वो बहुत पीछे है हमसे। बट हाँ, कुछ एलाइज हैं उनके भी, अगर वो लोग सपोर्ट करते हैं, ऐसा नहीं है। बट हमारे पास भी बहुत अच्छा डिफेंस सिस्टम है, सब कुछ अच्छा है। चीज़ों को अलग अलग तरीके से माइग्रेट किया गया है। इन हमलों को रोकने और निगरानी के लिए साइबर पुलिस के 4 विशेषज्ञ विशेष साइबर कमांडोज की निगरानी में लगातार काम कर रहे हैं। मॉनिटरिंग और ट्रैकिंग का सिस्टम 24 घंटे एक्टिव मोड में है। अगर साइबर सिक्योरिटी या IT इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड कोई कंप्लेंट आती है, कोई रैंसमवेयर की, हैकिंग की, तो उसमें तत्काल ये टीम रिस्पॉन्ड करती है और ये टीम वेल ट्रेंड है, वेल इक्विप्ड है। और इसको लेके STF के द्वारा एक एडवाइजरी भी जारी की गई
और कोई भी बीच में कंप्लेंट्स आ रही थी तो कंटिन्यू उसकी मॉनिटरिंग हो रही थी और उसकी इंक्वायरीज हो रही थी। जैसे जैसे देश डिजिटल हो रहा है वैसे वैसे साइबर सुरक्षा की चुनौती भी बढ़ती जा रही है, लेकिन देश की साइबर फोर्स पूरी तरह सतर्क है और हर चुनौती से निपटने को तैयार है। सत्येंद्र बर्तवाल, न्यूज़ 18, देहरादून। कुमाऊं में जमीनों के खेल जमकर खेले जा रहे हैं। प्रॉपर्टी डीलर्स का ऐसा मकड़जाल यहां फैला है जिसकी चपेट में जमीन खरीदने वालों से लेकर बेचने वाले तक आ रहे हैं। आखिर कैसे चल रहा है खेल, आपको रिपोर्ट में दिखाते हैं। कुमाऊं के 6 जिलों में पहाड़ से लेकर मैदान तक इस तरह की कॉलोनियां कट रही हैं, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि इसमें बहुत सारी कॉलोनियां सरकारी जमीनों पर काटी जा चुकी हैं या काटी जा रही हैं। यही नहीं, कई सारी जमीनों के फर्जी दस्तावेज भी बनाए जा रहे हैं, जिसके आधार पर जमीन बिक्री और खरीद का सिलसिला जारी है और इसमें प्रॉपर्टी डीलर से लेकर ग्राम प्रधानों और तहसील में काम करने वाले कर्मचारियों तक की भूमिका संदिग्ध है। ये राजस्व भूमि, वन भूमि, रेलवे भूमि, इसमें प्रॉपर्टी डीलरों द्वारा 10, 20, 50, 100 रुपए के स्टाम्पों में उसमें कब्जा माल मलबा दिखाकर उन्हें बेच दिया जा रहा है, जिससे उनका कोई डाटा नहीं है। किस प्रकार के व्यक्ति आ रहे हैं, कहाँ के हैं, देश के हैं, बाहर के हैं, किसका प्रवासी हैं, प्रवासी हैं, कोई उसके विषय में कोई जानकारी नहीं है। धड़ल्ले से इसमें काम चल रहा है, जो उत्तराखंड के लिए बहुत ही भयावह स्थिति पैदा हो रही है कल के दिन के लिए। हाल में हुई लैंड फ्रॉड कमेटी की बैठक में कुमाऊं में हुए 80 से ज्यादा लैंड फ्रॉड सामने आए। नैनीताल जिले के बसगांव का मामला देख तो अधिकारी भी हैरान रह गए। यहाँ प्रॉपर्टी डीलरों ने जालसाजी का ऐसा मकड़जाल रचा जिसे देख अधिकारियों के भी पसीने छूट गए। दरअसल यहाँ कुछ जालसाजों ने सालों पहले मर चुके लोगों को जिंदा कर डाला। यही नहीं, उनका नकली आधार कार्ड भी बना दिया। मामला देख कमेटी के अध्यक्ष और कुमाऊं के कमिश्नर भी हैरान हैं। पहले से एक जमीन गांव में किसी व्यक्ति के नाम पे थी और उस व्यक्ति की मृत्यु बहुत पहले हो चुकी है। उसी व्यक्ति के नाम पे 2 लोग कहीं से आए जिनको वही व्यक्ति बनाया गया और फिर उनके आधार भी नकली बनाए गए और उस नकली आधार के आधार पे रजिस्ट्री सब रजिस्ट्रार के यहाँ से हो गई, लेकिन दाखिल खारिज के वक्त ये फ्रॉड पकड़ में आ गया। ये महज एक नमूना है। लैंड फ्रॉड कमेटी ने 1-2 नहीं बल्कि ऐसे 29 मामलों को गंभीर से बेहद गंभीर माना, जिस पर FIR की जरूरत महसूस की गई। साथ ही जालसाजों की जड़ें बेहद गहरी हैं, उन्हें उखाड़ना शासन और प्रशासन के लिए भी आसान नहीं है। हल्द्वानी से न्यूज़ 18 के लिए शैलेंद्र नेगी की रिपोर्ट। और वक्त एक ब्रेक का है, जल्द लौटेंगे।